अरे भाई हमारा गंगा सागर कैसे छू लिया, ये तो भाई चमार समुदाय के लोगों ने छू लिया, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये है वो है। तो वहीं पर लोध समाज के जो और लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। तो जब उनको मेरे पिताजी जो है डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हुए, लेकिन माताजी गृहिणी थी और अच्छे घर से थी, जमींदार घर से। और उसके बाद हम जो है दो भाई हैं, एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर जल निगम से रिटायर हुए हैं और मैं इधर पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी के पद से। मेरे दो बेटे हैं, एक पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं और एक आईएएस हैं। आईएएस अलाइड में आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज सिविल सर्विसेज 2013 बैच में, और उनकी बहू भी सिविल सर्विसेज 2014 बैच में आईआरपीएस में। कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो हमारे यहाँ आ गया। रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट हमारे पास आ गया। पुष्पांजलि ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आगरा के हैं, उनकी एक ब्रांच हमारे यहाँ आ गई। अग्रवाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एक ब्रांच हमारे यहाँ आ गई। और फिर शहर के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ आ गए। मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इन्हें आप फ्रेम में देख पा रहे हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं। सर का नाम बाद में बताएंगे, लेकिन इनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ना चाहते हैं। जिनका काम ही उनकी पहचान, जिनका काम ही उनकी पहचान, शिक्षा जगत में है जिनका अद्वितीय योगदान। पढ़ाई में टॉप किए बच्चों को देते हैं सम्मान, पढ़ाई में टॉप किए बच्चों को देते हैं सम्मान। ऐसे और भी कई महान कार्य हैं जिनकी पहचान। तो आज के हमारे खास हैं मेहमान, जिनका नाम है श्रीमान अशोक कुमार। उनके जीवन के संघर्षों के बारे में जानेंगे और इससे हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन ना पढ़ने का फैसला ले लेते हैं पैसे के अभाव में, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनके लिए एक काफ़ी प्रेरणा स्रोत साबित होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ और यही मेरा उद्देश्य भी है। तो आइए बिना देरी करते हुए मिलाते हैं अपने आज के मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में। रोशनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई हैं, आपने समय दिया, आप मथुरा पधारी और हमारे संस्थान में आई, तो हम बहुत अनुग्रहित हैं आपके और धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं अशोक कुमार भूकेश जी, मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं जी, और मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हुए जी, और 95 इयर्स की एज में अभी जीवित हैं और मार्गदर्शन उनका मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में हमारे पिताजी पदस्थ रहे, तो वहीं मेरी एजुकेशन हाई स्कूल अलग हुई, इंटरमीडिएट अलग हुई। इंटर के बाद पिताजी ने मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजा, तो वहाँ से मैंने बीए एमए की कंप्लीट की और एमए के पश्चात तत्काल मेरी नौकरी बैंक में भी लगी। चलिए मैं आऊंगी एक बार नौकरी पे भी और भी चीज़ों पे, लेकिन सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, प्राइमरी से या प्राइवेट विद्यालय से? नहीं, वो सरकारी विद्यालय था। अच्छा। लेकिन सरकारी जो प्राइमरी 1960 के आसपास थे, तो देश आज़ाद हुआ था, तो वो जो शिक्षा व्यवस्था पहले से जो चली आ रही थी और जो प्राइमरी स्कूल वगैरह थे तो वो सरकारी स्तर पे छोटे छोटे बने हुए थे। बहुत अच्छा नहीं था लेकिन पढ़ाई होती थी, पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है सर? पारिवारिक में मेरे पिताजी जो है डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हुए, लेकिन माताजी गृहिणी थी और अच्छे घर से थी, जमींदार घर से। और उसके बाद हम जो है दो भाई हैं, एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर जल निगम से रिटायर हुए हैं और मैं इधर पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी के पद से। मेरे दो बेटे हैं, एक पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं और एक आईएएस हैं। आईएएस अलाइड में आईआरटीएस इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज सिविल सर्विसेज 2013 बैच में, और उनकी बहू भी सिविल सर्विसेज 2014 बैच में आईआरपीएस में है, राजस्थान। सर आपके पिताजी भी अच्छी नौकरी में रहे, माताजी भी जमींदार घर की थी, तो फिर ऐसे में तो आपने सर कभी गरीबी को महसूस नहीं किया होगा? नहीं, आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी अच्छे पदों पर तहसीलदार रहे, नायब तहसीलदार रहे, फिर एसडीएम रहे और उसके पश्चात मुझे उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेज दिया। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से तो
कमी महसूस नहीं की मैंने, लेकिन समाज की अगर आप बात करोगे तो समाज की गरीबी, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी की तो वहाँ की गरीबी का बहुत अच्छा अनुभव और अनुभूति है। तो आर्थिक स्तर पे ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे। अच्छा, आपको जाति का एहसास कभी हुआ पढ़ाई के समय? भले ही आप आर्थिक रूप से मजबूत थे, पारिवारिक रूप से मजबूत थे, लेकिन क्या कभी जाति का दंश झेलना पड़ा? जाति कभी आड़े आई स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में? देखिए, ये तो जाति हमारे देश के डीएनए में है, और जाति ख़ास है कि तौर जाति से नहीं? हिंदू समाज, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हिंदू समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है और वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था में मूल रूप से जाति का विभेद न हो, लेकिन बाद में जो मठाधीश इसमें उत्पन्न हुए और ब्राह्मण व्यवस्था को लेकर या क्षत्रिय, और वो सब अपने को जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से संपन्न मानते चले गए, तो नीचे वालों में उन्होंने हीनता की भावना देखनी शुरू कर दी और जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। और जाति से अस्पृश्यता और विभेद, ऊंच नीच, घृणा, ये हमारे समाज, भारतीय संस्कृति की मूल भावनाएं हैं जो अपृथक हैं। लोग कितना भी बात करें, ये हमारे समाज के एक एसेंशियल अंग है, कह सकते हैं अभिन्न अंग है ये, अभिन्न अंग। अच्छा सर, आपने कभी महसूस किया जाति को? जाति जो हमारे देश के अभिन्न अंग हो, हमारे समाज की हो, अभिन्न अंग हो, तो ये हो सकता है कि मैं महसूस ना करूं? कब महसूस हुआ था सर? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? नहीं सर, कब क्या मैं इस समाज में नहीं हूं? मैं इस समाज में पल पल में जाति व्यवस्था देखता हूं कि सुबह एक पंडित या कोई भी ठाकुर सुबह उठता है तो वो सबसे पहले देखता है अपने कुएं की तरफ के कौन है। अगर उसे दिखाई दे गया कि वो हरिजन उसके कुएं के पास है तो वहीं से उसकी जाति व्यवस्था शुरू हो जाएगी। पंडित मंदिर में जा रहा है, मंदिर में जाते ही उसने देख लिया या उसके मस्तिष्क में कोई चीज़ आ गई कि गरीब आदमी है या अछूत आदमी कोई जा रहा है, तो उसका सारा पांडित्य वहीं समाप्त हो जाता है। कोई ऐसा पल जो आपको याद हो? हजारों। एक दो हमारे दर्शकों को आप बताएं सर कि आपको भी किस तरीके से कास्टिज्म झेलना पड़ा? कास्टिज्म, जब मैं 8th क्लास में था तो अपनी नंसाल में गया हुआ था, तो एक नहाने गए हम लोग जो नहर पर, वहाँ से लौट रहे थे तो एक प्याऊ किसने खोली थी? लोधी समाज के लोगों ने। लोधी समाज के लोगों ने। तो अब मैं वो व्यवस्था बता रहा हूँ आपको कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से लोधी समाज भी शूद्र में आते हैं, थोड़ा मसल मैन है, उनकी पावर थोड़ी सी मसल्स की पावर है, आर्थिक रूप से दलितों से संपन्न है। लेकिन प्याऊ चला रहे थे तो उनको कोई पंडित भी नहीं रोक सकता, ठाकुर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कुछ जगह उनका भी जो है वर्चस्व है। उन्होंने एक आदमी रख रखा था, वो भी लोधी समाज का था। अब हम लोगों ने पानी पिया तो चूँकि पिताजी मेरे प्रशासन में थे तो हमने कहा कि लाओ अभी, तो हमने गंगा सागर उसका छू लिया। छूने के बाद अब उन्होंने पूछा कि कहाँ है भाई, हम तो फलाने घर के हैं और ये हमारी जाति है। तो इस बात पे लोधी समाज के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा आपत्ति की। क्या बोला था उस समय आपको? उन्होंने कहा अरे भाई हमारा गंगा सागर कैसे छू लिया, ये तो भाई चमार समुदाय के लोगों ने छू लिया, अरे ये तो बहुत गलत हो गया, ये है वो है। तो वहीं पर लोधी समाज के जो और लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। तो जब उनको पंडित समाज के साथ या ठाकुर समाज के साथ लगता है कि यहाँ हमारा समन्वय ज़्यादा अच्छा है तो एससी के अत्याचार पे हम कर सकते हैं उनकी बैक लेके, तो वो उस मौके को चूकता नहीं है। पंडित भी उस मौके को नहीं चूकता क्योंकि उसे कुछ नहीं करना पड़ा, उसे केवल वैचारिक बात कहनी पड़ रही है और सारा काम वो लोधा कर दे रहा है। बिल्कुल, उसको एक मोहरा बना के कर दिया। हाँ। तो पंडित को कुछ नहीं करना पड़ा, न लड़ाई में जाना पड़ा उसे, और लठ लेके ये लोधे साहब आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने दलितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये हमारे समाज की सच्चाई है, ये मैंने महसूस की उस समय। और इस तरह की मानसिक रूप से तो हर जगह आप कॉलेज में चले आओ तो वहाँ ऑफिसेज में पंडित जी बैठे हुए हैं, टीचर हैं तो वो पंडित जी बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल हैं तो वो पंडित जी बैठे हुए हैं। तो अध्यापकों का कैसा बर्ताव था आपके प्रति? अध्यापकों का इसलिए अच्छा था कि पिताजी अगर हमारे तहसीलदार हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सब कुछ है,
व्यवहार अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, पढ़ने में भी ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं है तो ठीक है। उनके 10 काम पढ़ सकते हैं तो हमारे माध्यम से पढ़ सकते हैं, तो हमारे प्रति व्यवहार खुल के नहीं ठीक रहा, लेकिन अंदर से मानसिकता तो उस बाबू जो ऑफिस में बैठा हुआ है पंडित की वो सही है, और प्रिंसिपल साहब वो महसूस करते हैं, वो बाहर से नहीं आने देते, क्योंकि सोफिस्टिकेशन बढ़ता जाता है एजुकेशन और आर्थिक उसके हिसाब से। जो निचले स्तर पर जितना होगा वो उतना ही अनमैनर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर लेता है, ऊपर जितने होंगे वो बहुत पॉलिश्ड वे में आपसे प्रदर्शन करेंगे उस चीज़ का। अच्छा सर, आपके पिताजी अम्बेडकराइट थे या नहीं? जी हाँ, हाँ, अभी कब से? आपने कल के फंक्शन में देखा जी। कि हमने जय भीम शब्द सबसे पहले 1970 में जाना, जी, और वो इनसे जाना जो हरदोई के रहने वाले हमारे ये जो रिटायर्ड डीजीपी एसके गौतम साहब आए थे, इनके पिताजी उत्तर प्रदेश में श्री ख्यालीराम जी स्वर्गीय, वो बुद्धिज्म के लिए पथ प्रदर्शक थे। बुद्धिज्म उनसे उनके साथ मेरे पिताजी के साथ जब पोस्टिंग थी तो उनके घर में पहली बार जाना कि जय भीम क्या होता है। तो मैंने खुद कहा कि भाई ये महाभारत के जो भीम हैं उनकी आप, तब मुझे पहली बार पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए जय भीम शब्द इस्तेमाल होता है। तब भी मैं इस फैमिली के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, और जो सामाजिक चेतना है और गरीबों को मतलब जो है पढ़ाने और बहुत सारी चीज़ें सामाजिक संवेदना के क्षेत्र में उस फैमिली से मैंने सीखा। अच्छा, और पिताजी भी सर सामाजिक थे? हाँ, पिताजी भी अपने स्तर से काफ़ी बहुत खुल के रिस्क नहीं लिया पिताजी ने, लेकिन वो ख्यालीराम जी जिस भी जिले में जाते थे तो सबसे पहले उनका उद्देश्य होता था कि बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ बननी चाहिए। जज्बाती थे? जज्बाती थे, उन्मादी थे, और मिशनरी कही है, मिशनरी थे। अब मिशनरी कही है, मिशनरी थे वो। अच्छा सर, ये तो रहा आपके पारिवारिक पीछे बैकग्राउंड। आपका नौकरी में कब आना हुआ? आपने क्या सोचा था, क्या सपना था कि पढ़ के ये बनेंगे? जैसे मैंने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए जी। वर्ष 1977 में मैंने पास किया, जी। और 77 में ही मेरी नौकरी बैंक में लगी, और बैंक के साथ साथ एजी ऑफिस में लगी। तो बैंक में न जाकर मैंने एजी ऑफिस में नौकरी करना इलाहाबाद में ही उचित समझा, और वहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाओं की मैं तैयारी करता रहा। तो वर्ष 1981 में मेरा पहली बार सिलेक्शन जलौद अधिकारी के पद पर हो गया। उसके बाद दोबारा मैं 85 बैच में प्रांतीय पुलिस सेवा में सेलेक्ट हुआ, और तब से लेके कंटिन्यूअस में पुलिस सेवा। जब पहली बार नौकरी लगी तो कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा महसूस होता है। आपकी हर बच्चे की ये इच्छा होती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाएगा तो वो आईएएस और पीसीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, जी। बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे, और उसी उद्देश्य से पहले दिन से ही मेहनत हम लोगों ने की, और मेहनत करने के बाद आप बहुत मेहनत करोगे तो कहीं न कहीं आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो प्रांतीय पुलिस सेवा में मेरा चयन 1985 बैच में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ। सर, अब आती है बारी कि जब आपको नौकरी मिली तो नौकरी के समय में आपने क्या कुछ बेहतर किया जो आपको याद हो? यस, एक तो नौकरी में हर शख्स को, विशेष रूप से अगर हम दलित समुदाय के लोगों को कहें, उनके बहुत ही उनके कॉन्स्टेंट्स हैं और बहुत सी समस्याएं रहती हैं, फिर भी अगर दिल से, सच्चे मन से, ईमानदारी से कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो कोई उसके रोक टोक नहीं है, और कोई इसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा कि दबी जुबान से महसूस करते हैं लोग, खुल के नहीं बोलते। तो अगर आप अच्छा काम करते चले जा रहे हो तो आपकी कोई रोक नहीं है, बशर्ते आप मिशनरी के रूप में काम करें। तो उसी तरह ही ये कोशिश हमारी रही कि चूँकि एक ऐसे विभाग में आ गए, पुलिस विभाग में, जहाँ लोगों को न्याय दे सकते हैं और गरीब आदमियों को न्याय दे सकते हैं। तो गरीब अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी परेशानियों को लेके जब भी आया, उसके प्रति संवेदनशीलता, ये फॉर्मूला और आप जीवन का उद्देश्य बना लोगे तो कभी गरीबों की सहायता करनी है तो गरीब में और कौन है? गरीब में तो दलित ही तो हैं, और कोई नहीं है। मतलब तो उनके प्रति आपका व्यवहार उनके बिल्कुल संवेदनशील था। बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी संवेदनशील, उनके सहानुभूति,
और उसको न्याय भी ही दे दीजिए, उसको फेवर मत करिए, उसको 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 जस्टिस दे दीजिए। इतना ही काफ़ी है, इतने जो में ही आपका वो कर्तव्य है। जो और वो हमारा कर्तव्य है। हाँ तो जो हमारा कर्तव्य है हम क्यों ना करें, जी। हम सबके प्रति जस्टिस करेंगे। तो वो जो जस्टिस मांगने आया है, दलित समुदाय का हो या किसी भी समुदाय का, उसे जस्टिस हम देंगे। सर एक साधारण सा सवाल है और ये आम सवाल है जो आपसे मैं ये करना चाहती हूँ कि नौकरी में सभी लोग भ्रष्टाचारी करते हैं, क्या आप भी रिश्वत लेते थे नौकरी में? देखिए, सभी लोग भ्रष्टाचारी नहीं होते। ये जो देश है, ये समाज है, सरकारें हैं, ये बहुत ईमानदारी के बल पे ऐसे बहुत से लोग हैं, उनकी वजह से ये चल रही हैं। अगर सारे लोग भ्रष्टाचारी हो जाएं तो देश तरक्की नहीं करेगा, समाज तरक्की नहीं करेगा और सरकारें जो प्रदेश की हैं वो भी नहीं करेंगी। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से हमारा समाज बहुत मजबूत बन रहा है और चल रहा है। अच्छा सर, क्या आपको याद हो जब आप नौकरी में थे, जॉब के टाइम में कोई गरीब, कोई असहाय आपके पास फरियाद लेके आया हो, आपने उसकी किस तरीके से मदद की और कौन सा ऐसा जो आज के डेट में भी याद हो आपको? देखिए, कभी कभी कुछ ओवर प्रतिक्रिया में, अति प्रक्रिया में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जी। और गरीबों को, दलितों को न्याय दिलाने की में कभी कभी आप रूल्स फॉलो नहीं कर पाते, भावुक भी हो जाते हैं जी। या ओवर एक्शन भी हो जाता है। संवेदनाएं आपकी संवेदनाएं, अति संवेदनाएं, तो उस संवेदना में अति प्रतिक्रिया प्रदर्शित हो जाती है। तो मुझे एक बार, बहुत पहले की बात है, जब मैं पुलिस उपाधीक्षक था, तो उसके रूप में लोगों ने बताया कि साहब हमारे गांव में फलाना फलाना लड़का है और वो क्षत्रिय समाज से है, गांव की लड़कियों को छेड़ता है, स्कूल जाती हैं उस समय छेड़ता है, कुएं पे जाती हैं तब छेड़ता है, या अन्य किसी कार्य के लिए जाती हैं तब वो छेड़ता है, और शायद गांव की कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो उसके छेड़ने के अतिरिक्त और भी बहुत से कुकृत्य जो उसने किए, उसके प्रति बहुत से लोग आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे थे। तो वो है, तो उसकी अति प्रक्रिया में उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई तो की ही, 3rd डिग्री भी होती है और 3rd डिग्री पुलिस करती है, ये एक सच्चाई है। तो और 3rd डिग्री होना ज़रूरी भी है, पुलिस के नाते मैं इस बात को कहता हूँ। और वो किया हम लोगों ने, करने के बाद वो भी अपने, भाई हर आदमी का न्यायिक अधिकार होते हैं, वो भी अपने न्यायिक अधिकारों के लिए हमारे खिलाफ गए। तो काफ़ी समय तक मैं उसमें उलझा रहा, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि काम किया। उसके बाद दोबारा मेरी वहाँ 15 साल बाद पोस्टिंग हुई, तो वो सारे लोग 15 साल बाद भी मेरे पास मिलने आए, उनके फैमिली के लोग और बाद की नई पीढ़ी के लोग, कि सब आप जो 15 साल बहुत गैप होता है। तो मैंने जो बताया कि नई पीढ़ी के लोग, यानी जो बच्चे उस समय 2 साल के थे, 15 साल बाद वो 17 साल के हो गए, लेकिन वो कहानियाँ सुनते रहे कि सब एक कोई आए थे और उन्होंने हमारे गांव में, हाँ, तो हमारे गांव में वो चीज़ की, वो उस दिन से समाप्त हो गई। उसका कृत्य क्या, और भी जो इस तरह के लोग थे उन्होंने भी भविष्य में कभी नहीं सोचा ऐसा करने के लिए। तो वो सारे लोग फिर मिलने आए कि साहब आप आए थे और आपने जो उस समय एक्शन लिया था, वो उसके बाद हमारे गांव में हमने कभी भी वो पीड़ा या दंश जो है इस अत्याचार का या सामाजिक कुकृत्यों का, वो फिर कभी नहीं हुआ। ये अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन की चीज़ है जो याद रहती है। आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक लंबा अरसा होता है कि 15 साल के बाद भी वो परिवार इनके कार्यों को याद रखता है और वो मिलने आता है। जब दोबारा से सर की पोस्टिंग होती है तो सर ने अपने नौकरी में रहते हुए एक बहुत बड़ा ये काम किया है, और सबसे बड़ा ये काम किया है जिसके लिए इन्होंने सजा दी, वो दोबारा कोई क्षत्रिय समाज का या किसी और समाज का व्यक्ति करने की सोच भी ना सके, इस तरीके का सर ने उनको दंड दिया या फिर कार्यवाही करी। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल आता है जो बड़ा सवाल है, पिताजी भी नौकरी में रहे, हर तरीके से आप संपन्न रहे, आप भी नौकरी में रहे, आपके बेटे भी नौकरी में, तो ये अचानक दिमाग में अचानक ही आया या पहले की प्लानिंग थी व्यवसाय की तरफ आना, दिमाग में कैसे आया सर?
जैसा आपने बताया कि आर्थिक रूप से हमेशा संपन्न रहे, प्रशासनिक पदों पे पिताजी रहे और मैं खुद रहा, तो हमने जो बाबा साहब के प्रति पल पल हम लोग याद करते हैं कि हम लोग किसी लायक नहीं थे और बाबा साहब के आशीर्वाद से हम लोग, हमारे पिताजी अफसर बने और हम अफसर बने। तो सामाजिक प्रतिष्ठा सब जगह से हम लोगों को मिली और आर्थिक संपन्नता भी हुई और बेहतरी हुई। तो बेहतरी करते करते उसी पद पे हम लोग बहुत सफलतापूर्वक रिटायर भी हुए और रिटायरमेंट होने के बाद चूँकि पुलिस में मेहनत करने की हैबिट पड़ी हुई थी हम लोगों को और एक एडवेंचर की कि भाई कोई भी चीज़ लो और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब की, और अगर डीपली आप समझ लोगे, अगर आप हर चीज़ को जीवन में कैजुअल आप लेंगे तो न तो आप जो है मिशनरी का काम कर सकते हैं, न सामाजिक समरसता का काम कर सकते हैं, न गरीबों का मदद कर सकते हैं, किसी भी न परिवार की कर सकते अगर आप जीवन में कैजुअल हैं तो। और अगर आप गंभीर हैं तो आप परिवार को भी अच्छी तरह चला सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा विज़न होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए। तो जब रिटायरमेंट हुआ तो ये जो लैंड ये पिताजी ने मुझे दी, लैंड ही बहुत कॉस्टली होती है, तो लैंड जब मिल गई तो इसमें फिर सोचा कि भाई इसमें तो ये भी हॉस्पिटल भी हम खोलें जहाँ गरीब लोगों का करें। हमारे पास जो है रेस्टोरेंट भी इसमें होना चाहिए, हमारे पास होटल भी होना चाहिए, हमारे पास जो है गोडाउन्स भी होने चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे करके बनाते चले गए और बनाते चलने के एक बड़ा रूप ले गया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती गई वैसे वैसे चीज़ करते गए। तो नीचे बेसमेंट से ही शुरुआत हमने कर ली कि यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो हमारे यहाँ आ गया। रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट हमारे पास आ गया। पुष्पांजलि ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स आगरा के हैं, उनकी एक ब्रांच हमारे यहाँ आ गई। अग्रवाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एक ब्रांच हमारे यहाँ आ गई और फिर शहर के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हमारे यहाँ आ गए। तो ये सफलता मिलती चली गई और मेहनत, कड़ी मेहनत इसको बनवाने में, फिर लोगों के बिहेवियर में, और लोग मिलने आएंगे तो आपसे बिजनेस के लिए कोई आता है तो जब सफलता तभी मिलती है जब वो सेटिस्फाइड होके जाता है, जब उसे लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ और यहाँ मैं सेफ हूँ, मैं आर्थिक, मुझे कभी धोखा नहीं मिल सकता और मुझे सफलता मिलेगी इस स्थान पर, तभी वो व्यापारी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम जो है 300-400 लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। अच्छा, 300-400 लोगों को आपने रोजगार दिया है, वो अपने समाज के हैं या आदर समाज को भी लिया है? वो इसमें सभी हैं, सभी, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में आप एक लाइन नहीं खींच सकते कि नहीं भाई मैं तो अपने लोगों को, सभी हैं। लेकिन कितने प्रतिशत अपने लोग हैं? कम से कम होंगे 20% तो मोर देन। हाँ, जैसे मैंने बताया कि होटल है, होटल हमारे समुदाय के लोग हैं तो वो चला रहे हैं बहुत सफलतापूर्वक। और ऐसे लोग जो मैंने बताया कि जो रिक्वायरमेंट जिस जॉब की होनी चाहिए वो जानते हैं, मेहनत करते हैं। मेरा सवाल ये है सर कि जो आपका खुद का बिजनेस है उसमें अपने लोगों को, कितने लोगों को रोजगार दिया है आपने? हाँ, वही मैंने बताया कि जैसे मेरे पास ये मौके थे कि मैं एक होटल किसी को दे सकता हूँ, बहुत लोग आए और इसमें कुछ ऐसे भी लोग आए जो हमारे समाज के थे और उनकी जब मैंने क्वालिटी देखी तो मैंने की इसको चांस देना चाहिए। एक चांस देना जरूरी है और एक चांस मिलते ही वो सक्सेस हो गया वो आदमी। तो क्राइटेरिया क्या रखी थी आपने? नहीं, क्राइटेरिया तो ये रखी कि ये उस लेवल का आदमी है कि नहीं है, कि इस होटल को ये चला सकता है कि नहीं, इसको एक्सपीरियंस है कि नहीं, इसकी योग्यता है कि नहीं, इसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ देखी तो उसमें वो मुझे दिखाई दी। दूसरी जो चीज़ मैं उसे दे रहा हूँ मुझे रिटर्न देगा कि नहीं। मैं समाज को तो दे रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आर्थिक एट द कॉस्ट ऑफ आर्थिक रिस्क नहीं ले सकता। अगर मैं ये रिस्क लेने लगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न वो कर पाएगा न मैं कर पाऊंगा। आर्थिक रूप से बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो जब मैं सक्सेस होऊंगा तो मैं दूसरे लोगों को भी सक्सेस कर सकता हूँ। जब मैं ही डूबूंगा तो दूसरे लोग भी डूबेंगे। अच्छा सर, ये जो
कॉम्प्लेक्स है, जय श्री कॉम्प्लेक्स जी नाम है इसका। जी 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 जय श्री कॉम्प्लेक्स जो है मथुरा का जो टॉप 10 लिस्ट है, क्या उसमें ये आती है आप? अब लिस्ट के बारे में तो मुझे नहीं मालूम फिर है, भी जैसे लेकिन कि आपको हाँ लगता हो हाँ कि इसका चर्चित है इतना। अपने अपना एक महत्व है, अपना एक महत्व, क्योंकि नेशनल हाईवे पे इतना फ्रंट और इतने सारे संस्थान एक कॉम्प्लेक्स में होना। हाँ जो जहाँ है वो मैंने अभी मथुरा में नहीं देखा है। सर एक सवाल आता है और बीच में, क्या आपकी जाति को लोग जानते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं। टोटल, और कभी जाति नहीं बल्कि छुपाई आपने? कभी नहीं। आपने देखा, आप खुद आप देख रही हैं, आप जरा कैमरा हाईलाइट करिए मेरे ऑफिस का, पीछे बाबा साहब का चित्र, सहयोगी से कहेंगे एक बार दिखाएं उस कैमरे पे। बाबा साहब का चित्र, भगवान बुद्ध का फोटो, और लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध और बाबा साहब का फोटो बड़े स्क्रीन पे सहयोगी बड़े से कहेंगे स्क्रीन पे दिखाएं, दिखाइए। जो गेट की तरफ है इस और तरफ। और कमरों में वो जो कर्टेन है, ये भगवान बुद्ध का फोटो दिखाइए। तो आप देख सकते और हैं कि दूसरा भी पर्दा पीछे, तो बड़ी खिड़की का एक पर्दा है, पर्दे के पीछे वहाँ भी बुद्ध आपको दिखाई आप देंगे। इधर कर ले। अच्छा सर, कभी जाति की वजह से आपको ऐसा तो नहीं लगा कि वो हमारा नुकसान हो गया? नहीं, कभी जब नहीं। जब जाति से आड़े नहीं यहाँ आई। जब से यहाँ शुरू किया, हाँ। लोगों को ये महसूस हुआ कि भाई जहाँ हम आए हैं यहाँ बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है और बहुत अच्छी जगह है, इससे बढ़िया जगह नहीं मिल मतलब सकती। व्यक्ति से नहीं, व्यक्तित्व से लोग जुड़े हैं। व्यक्तित्व से जुड़े हैं, और आपका व्यक्तित्व और आपकी जिसे कहते हैं कि डीलिंग्स, सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व से भी ज़्यादा डीलिंग्स, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपका व्यक्तित्व ठीक है, डीलिंग सही है, और आपका बिहेवियर सही है, आपने ऐसा एटमॉस्फेयर दे दिया, आपने साफ सफाई पे ध्यान रखा, बिल्डिंग के मेंटेनेंस लोग पे आप आपसे ध्यान रख रहे जुड़ेंगे। हैं, तो बिल्कुल जुड़ेंगे। ऐसा कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। कास्ट वही होती है जहाँ आपने भी कहीं कुछ कमी प्रदर्शित की हो तो वो कास्ट से जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाती वहाँ को। उस अच्छा सर, वीकनेस। आपका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? भाई सामाजिक दृष्टिकोण तो मेरा वही होगा, सामाजिक समरसता, सब बराबर हैं, ये वर्ण व्यवस्था दुनिया में इससे गंदी चीज़ कोई नहीं है, दुनिया में इससे जाति व्यवस्था से कोई चीज़ नहीं गंदी चीज़ है, अस्पृश्यता दुनिया में इससे बुरी चीज़ कोई नहीं है। हिंदू धर्म में जितनी विसंगतियां हैं वो पूरी दुनिया में किसी भी धर्म में इतनी गंदगी नहीं होगी। जाति प्रथा, जाति को लेके अत्याचार, जहाँ शूद्र पे अत्याचार कर रहा है, शूद्रों में भी इतनी जातियां विभाजित हो गई, तो इसकी तारीफ कौन कर सकता है? कोई नहीं करेगा। जी। सभ्य समाज में कोई भी तारीफ न तो वर्ण व्यवस्था की करेगा, न मनुवाद की करेगा, और न जाति व्यवस्था की करेगा, न घृणा गैर बराबरी की कौन तारीफ कर गया? कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो मानसिक रूप से विकृत होगा। जी। धार्मिक दृष्टिकोण क्या है आपके नजरिए से? आप धार्मिक दृष्टिकोण तो अब जैसे आप अपना काम करते जाइए, जो आपका कर्म है अपने कर्तव्य पथ पर चले जाइए, ये सबसे बड़ा धर्म है। और आप पूरे दिन में कम से कम 12 घंटे काम करने के बाद शाम को जरूर सोच लीजिए कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को अगले दिन सुधार करें। तो सेल्फ मूल्यांकन मेरा डेली होता है। अच्छा, डेली खुद का मूल्यांकन करते खुद हैं का आप? मूल्यांकन डेली करके मैं शाम को कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ, आगे आने वाले लक्ष्यों को मैं कल मुझे क्या करना है, या शॉर्ट टर्म में कल क्या करना है, या अगले हफ्ते में क्या करना है, या अगले फोर्टनाइट 15 दिन में मुझे क्या करना है। वही मेरे पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये शुरू से है सर या अब से? ना नहीं, शुरू से ये समझ लीजिए कि ये मूल्यांकन करना, ये जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तभी से मूल्यांकन की बात थी, तभी से। और वो फिर पूरा जीवन ही बन गया कि सेल्फ मूल्यांकन करते जाइए, क्या चीज़ आपने छोड़ दी, सोच लिया कि हाँ ये करना है, क्या चीज़ छूटी है, जो चीज़ हो चुकी है वो कट गई, और नए लक्ष्य उसमें डाल दिए। तो ये सफलता की सीढ़ी की बहुत बड़ी एक कुंजी है जो मेरे सीनियर लोगों ने मुझे बताई थी। आगे और क्या करने की सोच रहे हैं? हमारा जुनून बाबा साहब का है, शिक्षित विजन। बनो, शिक्षित बनो। तो पहला उद्देश्य शिक्षा ही इसमें लगे हुए हैं। संघर्ष करो, तो संघर्ष ठीक है, संघर्ष तो आप अन्याय के प्रति जो है आवाज़ उठाओ, वो सबसे बड़ा संघर्ष है। हमको अगर न्याय मिल रहा है तो हमें फिर संघर्ष करने की जरूरत क्यों है?
हमसे ज़्यादा मेहनती कोई आदमी है ही नहीं। हम मेहनत करते हैं तब हमें पैसा मिलता है ना। हमें कोई घर बैठे नहीं मिलता। हमारा पेंटर है, हमारा दर्जी है, वो आदमी काम कर रहा है, हमारा जो बढ़ई है, हमारा जो दिहाड़ी मजदूर है या राज है, स्टोन कार्विंग के काम करने वाले हैं लोग, इस आपके फैब्रिकेशन में या आपकी सैनिटरी में हमारे लोग लगे हुए, तो मेहनत करके वो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीनें नहीं है। तो जब ज़मीनें नहीं है और हमारा शिक्षित वर्ग जो हाई स्कूल इंटर में 70, 80, 90, 95% लेके बच्ची आ रही है, तो ये हमारा जो बाबा साहब का पहला मिशन था, ये धन में बहुत धनी होते चले जा रहे हैं हम लोग। हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास और मिल्कियत नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, लेकिन शिक्षा में हमारी बच्चियां जो 90% ला रही हैं, तो ये तो हम धनी होते चले जा रहे हैं बाबा साहब के। अच्छा सर, राजनीति में कभी आना है, चुनाव लड़ना नहीं, है? कोई राजनीति में आना नहीं, ये समाज सेवा हो रहा है। बाबा साहब ने, मानव साहब ने कहा हुक्मरान बनो। नहीं कहा, उनकी मूर्ति जहाँ भी है, जब वो उंगली उठाते हैं तो उनका उद्देश्य वो पार्लियामेंट की तरफ रहता है, क्योंकि वो चीज़ हमने राजनीति के बजाय पुलिस के माध्यम से 40 वर्ष हम प्रशासनिक उसमें रहे, पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, तो हमने लोगों की गरीबी, लोगों का संघर्ष, लोगों की खुशी बहुत नज़दीक से देखी है। तो हमने जो काम करना था वो उसके माध्यम से ईश्वर ने, बाबा साहब ने हमें जो वो मौका दे दिया और वो हमने कर लिया। अब जो अब कर रहे हैं, अब तो चूँकि इंडिपेंडेंट है, हमारे पास कोई दबाव नहीं है, तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से समाज के लिए, टोटल समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमें संतोष मिलता है, बस और कुछ नहीं मिलता। सर ये बताइए, पहला सवाल ये है, पूरे पॉडकास्ट को देखने के बाद जो लोग देख रहे हैं, पहला सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा गरीब घर से है, नौकरी करना चाहता है, आपकी तरह एसपी एसएसपी बनना चाहता है, तो कैसे पढ़ाई करे, क्या पढ़ाई करे? देखिए, ये कहते हैं कि ये डगर बहुत डिसिप्लिन्ड है, डेडिकेशन इस डगर में चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। तो अगर आपने सोच लिया है, जैसे मैंने बताया कि जीवन में आपको कैजुअल नहीं होना है, अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हुए कि ये मुझे बनना है, तो सफलता आपको मिलेगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई आपकी तरह बड़ा बिजनेसमैन, व्यवसायी बनना चाहता है, तो व्यवसाय में कैसे आ सकता है, क्या करना पड़ेगा उसे? देखिए, जब मैं व्यवसाय में आया तो मेरे से पहले अक्सर ये टीवी पे आता था, या हमारे जो बड़े सामाजिक लोग हैं, प्रोफेसर JNU के राजेश कुमार जी हैं, शायद राकेश कुमार जी, रतन लाल जी, मोहनदास नेमिश्राय, ये और भी बहुत से लोग हैं जो दलितों के जो डेवलपमेंट और जो अचीवर्स हैं, उनसे बहुत प्रेरणा मिली कि भाई लेडीज़ हैं उसमें बहुत सारी, तो जो लेडीज़ गरीबी में रहते हुए, इस जीवन से पहले 1947 से पहले तो सब हम लोग मजदूर थे जी। किसी के पास कोई ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम लोग ऐसे थे जिन पर कुछ ज़मीनें होंगी। इसी पीढ़ी में बाबा साहब ने एक रिजर्वेशन दे दिया, एक मौका मिल गया हम लोगों को, तो हम इतना आगे बढ़ गए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़े और फिर बिजनेस में। तो बिजनेस में कोई सोच नहीं सकता था कि दिनहीन और गरीब रहें, अब वो अरबपति हैं हमारे लोग, हेलीकॉप्टर भी उनके पास है। या तो कैसे कर सकते हैं सर, क्या रास्ता तो है, इसके क्या लिए करना तो पड़ेगा? ऐसा है कि आपको तो अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड में कितनी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, कितनी साधना की ज़रूरत है, उतनी साधना मुझे देनी है, डेडिकेशन देना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें जुटना है। और उसके लिए आवश्यक योग्यताएं, ये सब चीज़ें जब आपको अनुभव होगा, उस काम को करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा और फिर आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उस चीज़ में लग जाएंगे। तो बहुत लोगों को सक्सेस मिलती है, प्रॉपर्टी डीलिंग में सक्सेस मिल रही है, भवन निर्माण में भी लोग जुड़े हुए हैं। मतलब जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए ईमानदार बन के काम हाँ, ईमानदार बन के काम करें। आप ये समझो कि साहब वो सरकार मुझे दे देगी
समाज मुझे दे देगा, मुझे मेरे सीनियर दे देंगे, कुछ नहीं। आपको अपना रास्ता खुद चुनना है और हार्ड वर्क आपको अपने सारे संसाधन खुद जुटाने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहे हमारे साथ श्रीमान अशोक कुमार भूकेश जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत किया। इनकी जीवन यात्रा, नौकरी, व्यवसाय, सामाजिक दृष्टिकोण, सब पे हमने चर्चा की। एक एक सवालों का सर ने बड़े ही बारीकी से जवाब दिया और बड़े ही धैर्यपूर्वक तरीके से बातचीत किया, तो आपने देखा। और सर, आखिरी में हमारे दर्शकों को या बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुजन समाज को संदेश यह है कि जो जितने हमारे महापुरुष हैं जी, तो महापुरुष में ऐसा नहीं है हमारे महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष संत रविदास हैं, हमारे महापुरुष संत गाडगे हैं, हमारे महापुरुष भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। तो इनकी जीवनियाँ पढ़ें और आज से 500 साल पहले, आज से 1000 साल पहले भगवान बुद्ध ने कितने संघर्ष किए, संत रविदास जी ने कितने संघर्ष किए, ज्योतिबा फुले जी ने संघर्ष किए, सावित्रीबाई फुले जी ने कितना संघर्ष किया। आप उनको केवल पढ़ लो और पढ़ने के बाद उनको देखो कि कैसे कैसे वो आगे बढ़े। पूना जैसी घोर पंडितवादी जगह में, जहाँ पंडितों के अलावा किसी का कोई चांस नहीं था, वहाँ उस माली समुदाय के आदमी ने, एक शूद्र दंपत्ति ने शिक्षा की अलग जगह दी, जो सबसे ज़्यादा आज भी ब्राह्मणों के खिलाफ चैलेंजिंग। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई वाइस चांसलर दूसरी कास्ट का आ जाए तो पंडित उसे जीने नहीं देगा, ठाकुर उसे जीने नहीं देगा, बनिया उसे जीने नहीं देगा। ऐसे समय आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले, और उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जिस तरीके से सुना, ये पूरे लगभग 1 घंटे से अधिक का पॉडकास्ट इंटरव्यू रहा। ये चौथा पॉडकास्ट रहा हमारे बहुजन नायक का। फिर से कहेंगे, हमारे बहुजन के जो रियल हीरो है, जो वास्तव में काम कर रहे हैं, वो हवाई नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, दिखावा नहीं, धरातल पे काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। बाबा साहब का मूल मंत्र जो है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, उसको लेके चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है सरकार, जो मेधावी छात्र छात्राओं के लिए कर रहे हैं। तो पूरे इस पॉडकास्ट इंटरव्यू को आप कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रोशनी की रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, पब्लिक ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम बहुजन नायक और नायिकाओं को हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।